हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग स्टूडियो। आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है कोविड-19 के कारण या कोविड-19 का जो आउटबर्स्ट हुआ था उसके कारण थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। शिफ्ट हमारी लग रही थी हॉस्पिटल में, तो जिसकी वजह से हमें एक टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने के लिए। तो थोड़ा रिलीफ मिला है जिसकी वजह से हम वीडियोज़ अब लाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम पहले पढ़ रहे थे हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, आज उसका जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक और नई डिजीज़ कंडीशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा अप्लास्टिक अनीमिया। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक डिजीज़ कंडीशन आती है उसके अंदर, अप्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, अप्लास्टिक अनीमिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे उन सब में हमें अनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी अनीमिया देखने को मिलेगा, बट कुछ और तरीके से, कुछ और इसके कारण हो सकते हैं, कुछ और इसके इटियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अप्लास्टिक अनीमिया। इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय पैनसाइटोपिनिया रिजल्टिंग फ्रॉम अप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। ठीक है, क्या है डेफिनेशन में, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी। ठीक है, अप्लास्टिक अनीमिया क्या है, डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, मतलब इसका कोई इटियोलॉजी नहीं होगी, हमें पता नहीं है क्या है इसका कारण। ठीक है, अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या हो गया, पैनसाइटोपिनिया का मतलब हो गया जो हमारे हिमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, पैन का मतलब क्या होता है, ऑल, साइटो मतलब सेल, पीनिया मतलब डिक्रीज। तो जो हमारे ब्लड सेल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ब्लड सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। ब्लड सेल कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब इसमें डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों डिक्रीज होंगे, ड्यू टू द अप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। ठीक है, एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। ये एक अननोन इटियोलॉजी है अप्लास्टिक अनीमिया, किसकी वजह से, अननोन इटियोलॉजी की वजह से हो रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, जिसमें हमें पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम अप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। किसकी वजह से, बोन मैरो का क्या हो जाएगा, अप्लेजिया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अप्लेजिया का मतलब क्या होता है, अप्लेजिया का मतलब हो गया ए फॉर एब्सेंट, और प्लेजिया का मतलब हो गया प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो जो हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, हिमेटोपोइटिक सेल्स का प्रोलिफरेशन कराने के लिए, उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर वो हमें एब्सेंट देखने को मिलेगा। जब स्टेम सेल ही एब्सेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे हिमेटोपोइटिक सेल्स हमारा प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से बोन मैरो में स्टेम सेल्स कम हो जाएंगे। स्टेम सेल्स अगर कम हो जाएंगे तो ब्लड सेल का ही प्रोडक्शन नहीं होगा, ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैनसाइटोपिनिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अप्लास्टिक अनीमिया। अप्लास्टिक अनीमिया क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, इटियोलॉजी हमें पता नहीं है, कैरेक्टराइज्ड बाय पैनसाइटोपिनिया, जिसमें ब्लड सेल्स हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू द अप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। ठीक है, अप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो मतलब एब्सेंस, प्रोलिफरेशन मतलब डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ द हिमेटोपोइटिक सेल्स, जिसकी ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की। ठीक है, तो इटियोलॉजी ना बोल के हम ज़्यादातर इसको रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर ऑफ द अप्लास्टिक अनीमिया, सबसे पहले देखते हैं इसमें ड्रग्स। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है, नॉट कि इसी ड्रग की वजह से अप्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलेगा, एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें ड्रग्स, और ड्रग्स में भी मोस्ट कॉमनली क्या होगा, क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है। ज़्यादातर देखा गया है कि लॉन्ग टर्म तक जिसमें क्लोरामफेनिकोल दिया जाता है जिस पेशेंट को, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉज हम इसको बोल सकते हैं, उसकी वजह से अप्लास्टिक अनीमिया हमें देखने को मिल सकता है उस पेशेंट में। अप्लास्टिक अनीमिया मतलब पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दैट एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल। ओके, दूसरा रिस्क फैक्टर एटियोलॉजी देखते हैं हम, केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में मोस्ट कॉमन कौन सा है, बेंजीन। ठीक है, एक बेंजीन केमिकल एजेंट है, मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि इसकी वजह से ही अप्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलता है। जो पर्सन इस केमिकल एजेंट के एक्सपोजर में आता है, जैसे कि कुछ वर्कर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, जैसे जहाँ पे ग्लू बनता है, जहाँ पे पेंट रिमूवल, नेल पेंट रिमूवल, ये सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, इनमें जो सॉल्वेंट यूज़ होता है
उसमें केमिकल एजेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब बेंजीन का हो जाए तो ये एक रिस्क फैक्टर है किस चीज़ के लिए, अप्लास्टिक अनीमिया के लिए। ठीक है, लाइक पेट्रोल वगैरह ये सब जो सॉल्वेंट होते हैं इनमें बेंजीन प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द बेंजीन में लीड्स टू द अप्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन में हमारा क्या क्या देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, काफ़ी रेयर होता है ये। ठीक है, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस और HIV। ठीक है, ये कुछ हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन है, कुछ हमारी कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन जो एक रिस्क फैक्टर है किस चीज़ के लिए, अप्लास्टिक अनीमिया। जरूरी नहीं है कि अगर ये कंडीशन है किसी पेशेंट में तो उसको अप्लास्टिक अनीमिया होगा, नहीं, ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है। और लास्टली रेडिएशन थेरेपी एंड दी कीमोथेरेपी। ठीक है, देखा होगा आपने कोई कैंसर का पेशेंट होता है जिसमें हम रेगुलर रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी देते हैं तो वो क्या कर देता है, बोन मैरो डिप्रेस कर देता है। तो बोन मैरो डिप्रेस कर देता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो बोन मैरो डिप्रेस होगा तो पैनसाइटोपिनिया उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होती है हमारी रेडिएशन थेरेपी एंड दी कीमोथेरेपी। ठीक है, तो अप्लास्टिक अनीमिया के एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, ड्रग्स, क्लोरामफेनिकोल, केमिकल एजेंट, मोस्ट कॉमन बेंजीन यूज़ होता है और बेंजीन की वजह से होता है। इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए काफ़ी रेयर है, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस एंड दी HIV। और लास्ट होता है हमारा रेडिएशन थेरेपी एंड दी कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये थे हमारे एटियोलॉजी एंड दी रिस्क फैक्टर्स। तो नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं अप्लास्टिक अनीमिया की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, देखो सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया, मतलब सारे के सारे ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसी के ही सिम्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो उसी के साथ चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं उस पेशेंट में, अप्लास्टिक पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, लिथार्जिक देखने को मिलेगा, डिस्निया एंड पिलर। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स किस चीज़ के होते हैं, अनीमिया के होते हैं। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अनीमिया के बारे में बताया था, उसमें जो अनीमिया की वजह से सिम्टम्स आते हैं उसको मैंने बताया था। तो सेम अनीमिया के सिम्टम्स यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा, फटीग, लिथार्जिक, डिस्निया एंड पेलर, ये भी उस पेशेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है, उसका प्लेटलेट भी कम हो रही है। तो प्लेटलेट कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से क्या देखने को मिलेगा, बेबी में उस पेशेंट में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा या फिर उसमें ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग भी अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कुछ सबक्यूटेनियस हेमाटोमा के फॉर्म में देखने को मिलेगी जिसको हम पेटैके, परपुरा या फिर एक्यामोसिस बोलते हैं। ठीक है, पेटैके क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुछ स्पॉट्स होते हैं जो अंडर द स्किन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर पेटाके है तो इसका एक साइज़ होता है जो कि 0 to 2 mm होता है जिसका साइज़, परपुरा का थोड़ा बड़ा होता है, ये 3 to 10 mm होता है, और एकाइमोसिस कितना होता है, ग्रेटर देन 10 mm या फिर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। तो अंडर द स्किन ये रेड स्पॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर पर्पल कलर के स्पॉट्स ये प्रेजेंट होते हैं, तो वो ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है। और अदर फॉर्म में क्या आ सकता है हमारा, एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, GI ब्लीडिंग, ये सब भी इसमें कॉमनली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और लास्ट आता हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों आएगा, ड्यू टू द ल्यूकोपिनिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, WBC कम हो जाएगी। अब WBC कम हो जाएगी यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन जब बढ़ जाएगा तो उस पेशेंट में हमें फीवर देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, कोल्ड एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अप्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डायग्नोसिस की तरफ से। डायग्नोसिस में हम क्या क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी बॉडी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन लो होगा तो उसके सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे, WBC कम होगा तो उसके सिम्टम्स, और प्लेटलेट कम होगा तो उसके सिम्टम्स उसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो वो सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे डायग्नोसिस की तरफ बढ़े तो यहाँ पे हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म या फिर पेरिफेरल ब्लड सैंपल ले सकते हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, WBC एंड प्लेटलेट ये सारे के सारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट हम यहाँ पे करवा सकते हैं, उसके अंदर इसकी वैल्यू काफ़ी हमें कम देखने को मिलेगी। ठीक है, बट अगर हम इसके कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है वो होगा
बोन मैरो एस्पिरेशन, ठीक है। ये एक कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस होगा अप्लास्टिक अनीमिया के लिए। अभी कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस हम इसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, याद करो मैंने अप्लास्टिक अनीमिया में क्या बताया था, अप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। अप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो का मतलब क्या हो गया, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स का प्रोलिफरेशन नहीं होगा। कहाँ पे, बोन मैरो में। तो हमने बोन मैरो एस्पिरेशन जब करा तो उसके अंदर जब हमने देखा अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उस बोन मैरो में हमें क्या देखने को मिला कि जो फैट सेल्स हैं एज कम्पेयर टू द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये जो रेड है हमारे स्टेम सेल्स हैं, वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द फैट सेल्स। फैट सेल कुछ ज़्यादा ही है और हिमेटोपोइटिक सेल्स काफ़ी कम है। तो स्टेम सेल्स कम होंगे तो ब्लड सेल्स भी क्या होंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये एक कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस हो जाएगा किस चीज़ के लिए, अप्लास्टिक अनीमिया के लिए, ठीक है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन में हाइपोसेलुलर बोन मैरो, तो सेल्स जो होंगे, हिमेटोपोइटिक सेल्स जो होंगे वो काफ़ी कम होंगे। ओके, तो ये होगी हमारी डायग्नोसिस की बात। लास्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ द अप्लास्टिक अनीमिया, या फिर इसके अंदर ही हम प्रिवेंशन भी इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट देखते हैं, एलिमिनेट एक्सपोजर टू द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो जो जो पॉजिटिव एजेंट थे, जो जो कारण थे अप्लास्टिक अनीमिया के, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो एक रिस्क फैक्टर पढ़ा था हमने, केमिकल एजेंट बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन की वजह से, बेंजीन से जो ज़्यादा एक्सपोज हो रहा था उसमें अप्लास्टिक अनीमिया हमें देखने को मिला। तो जो भी वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उनको हमने क्या करना है, एक्सपोजर कम से कम करवाने की कोशिश करनी होगी। मतलब उनमें हम मास्क प्रोवाइड करवा सकते हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ये सारी की सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे सपोर्टिव थेरेपी, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो पहला सब पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम, ट्राई टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द इन्फेक्शन, ठीक है। अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना, इन्फेक्शन नहीं है तो उसको हमने क्या करना है, प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। सो अवॉइड हाई रिस्क प्लेसेस, तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्लेस कौन सा है, हॉस्पिटल है। तो यहाँ से उस पेशेंट में ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन उसमें हो जाए। या फिर क्राउडेड प्लेसेस जैसे मार्केट हो गया, मूवी थिएटर हो गया, इन सब जगह पे भी एक रिस्क है किसी इन्फेक्शन का, ठीक है। हमें पता नहीं होता कि किस पेशेंट, किस पर्सन में कौन सा इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है पेशेंट को, उस पर्सन को हॉस्पिटल जाने से या फिर क्राउडेड एरिया में जाने से। हॉस्पिटल उसको तभी हम जाने दे सकते हैं जब ज़्यादा ही नीड हो। ओके, उसके बाद यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से, मास्क हो गया, हैंड वॉशिंग टेक्निक, ये सारी की सारी हमने उसमें बतानी होगी कि जब भी क्राउडेड प्लेस में जाए तो मास्क पहन के जाना है, और हैंड वॉशिंग टेक्निक, रेगुलर हैंड वॉशिंग उसको करनी होगी, ठीक है। ये थी हमारी प्रिवेंशन की बात। अब बात करते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि आपने प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है। जब पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद ही हमने एंटीबायोटिक्स देनी है। क्यों नहीं देनी पहले हमने, बिकॉज अगर आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्टिकली देंगे तो जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं बॉडी के, वो उसको डैमेज कर सकता है, वो अल्टर कर सकता है नॉर्मल फ्लोराज को, ठीक है। तो हमने एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ नहीं करनी, इन्फेक्शन के बाद ही हमने उसमें देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सपोर्टिव थेरेपी का। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रिवेंट एंड ट्रीट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम इसका बी पॉइंट देखते हैं, प्रिवेंट एंड ट्रीट द हैमरेज, ठीक है। आप सबको भी पता है कि हैमरेज या ब्लीडिंग किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी मैंने हैमरेज को कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में बताया था। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इसकी बात कर लेते हैं। तो किस तरीके से आप हैमरेज को या फिर ब्लीडिंग को रोक सकते हो, तो आपने क्या करना है, अवॉइड दी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। जो ये पेशेंट है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इसको इन्वॉल्व नहीं करना। अगला, इन्वेसिव प्रोसीजर अवॉइड करने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो किसी सैंपल की या फिर किसी इन्वेसिव प्रोसीजर की तभी इसको करें, वरना ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी ड्रग जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे एस्प्रिन, एंटीप्लेटलेट एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। प्लस और क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे आप स्नीजिंग करवा रहे हो पेशेंट में, या फिर पेशेंट में स्नीजिंग हो रही है तो उसको बोलना है कि ज़्यादा ज़ोर से ना करें, क्योंकि जो नेज़ल म्यूकोजा होती है हमारी, वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं स्मॉल स्मॉल, जो कि रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस उसे देखने को मिल सकता है। गम ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रशिंग को, सॉफ्ट ब्रशिंग यूज़ करें, और पेशेंट को बोले कि विग्रसली ब्रशिंग ना करें। तो ये सारे के सारे हमारी क्या होती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं, जो कि हैमरेज को, ब्लीडिंग को होने से रोक लेगी,
ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है या फिर प्रिवेंट भी करनी हो तो हम यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम क्या करेंगे, जब इसमें करवाएंगे तो हमने क्या चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि रिपीटेड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं करवानी। क्यों? रिपीटेड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अगर कराओगे तो हमारी बॉडी क्या बना सकती है, एंटीबॉडी बना सकती है प्लेटलेट सेल्स के अगेंस्ट। क्योंकि आप जब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाओगे किसी डोनर से, रैंडम डोनर से जब आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाओगे तो एक टाइम तक हमारी बॉडी क्या बना सकती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकती है। तो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हमने अवॉइड करना है। प्लस अगर आप ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो तो मेक श्योर कि वो 24 आवर के अंदर ही डोनेट किए हों। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे सारे RBCs प्रेजेंट होंगे, प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो काफ़ी अच्छा होगा पेशेंट के लिए, ठीक है। और जब भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराएं तो हमने क्या करना है, कोई रिलेटिव्स, सिबलिंग जैसे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, इन सब से ही कराने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें काफ़ी कम रिस्क होता है कि वो जो रेसिपिएंट है, जो वो पेशेंट है, वो एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। तो ये चीज़ का यहाँ पे हमने ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं ट्रीट द एनीमिया, सपोर्टिव थेरेपी का लास्ट पॉइंट, C पॉइंट, ट्रीट अनीमिया। पेशेंट में अनीमिया है, सीवियर अनीमिया है, तो उस केस में हमने क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने उसमें देना है, ठीक है। पैक्ड RBC का ट्रांसफ्यूजन हम उसमें करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सपोर्टिव थेरेपी की बात। ओके, तो लास्ट हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिकवरी फ्रॉम दी पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। तो रिकवरी फ्रॉम द पैनसाइटोपिनिया के अंदर पहला पॉइंट हम देखें, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। याद रखना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमने तभी करवाना है जब अदर ट्रीटमेंट्स, अदर मेथड जो थे हमारे वो काम नहीं करें, ठीक है। तो लास्ट फिर हम आते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हमने क्या करना है, जो पेशेंट था उसके अंदर हमने एक कोई हेल्दी डोनर होगा उसका बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवा देना है, ताकि स्टेम सेल्स, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होंगी उनका प्रोलिफरेशन हो सके, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क प्रोसीजर होता है ये, हमने कभी भी इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है कि फर्स्ट हमने इसे ये करना होगा, नहीं, ये लास्ट में जब सारे के सारे जो मेथड होंगे काम नहीं कर रहे होंगे तब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के साथ आते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में किसी दूसरी बॉडी का हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक हम बोल सकते हैं किसी दूसरी बॉडी से ट्रांसफ्यूज़ करवा रहे हैं किसी एक नॉर्मल बॉडी में, तो क्या हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। कोई फॉरेन बॉडी बोल सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स ही बोल सकते हैं बोन मैरो को, जो कि बॉडी में आ रही है, तो एक हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है, एक्टिवेट हो सकता है, उसके अगेंस्ट क्या बना सकता है, एंटीबॉडीज़ बना सकता है। तो हमने ज़्यादातर ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि जब भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो तो रिलेटिव, सिबलिंग्स, इनका ही बोन मैरो हम यूज़ करें यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट का यहाँ पे रिएक्शन अगर हमें देखने को मिले, ठीक है, ग्राफ्ट और होस्ट का रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिले, तो हम क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स हम यहाँ पे देंगे, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी हम देते हैं, तो वो क्या कर देगा, वो इम्यून सिस्टम को कम कर देगा, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे तो रिजेक्शन के भी चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसिव दे रहे हैं, इम्यून सिस्टम में उसका काम नहीं करता, लगभग 2 to 3 वीक तक नो इम्यून सिस्टम, या आप बोल सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, तो एक छोटा सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पेशेंट की डेथ करवा सकता है, ठीक है। तो ये एक हाई सुपरविजन के अंदर ही ये प्रोसीजर होता है, पेशेंट को आइसोलेट करके रखना होता है, हाई सुपरविजन के अंदर ही पेशेंट रहता है, ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम क्या कब करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे अगर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेथड काम नहीं करे, ठीक है। उसके बाद B पॉइंट पे आते हैं हम, IV एंटी थाइमोलाइटिक इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबिन्स हम क्या करेंगे, एंटी थाइमोलाइटिक इम्यूनोग्लोबिन्स क्या करवाते हैं, ये जो रिजेक्शन का रिस्क होता है उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसको दे सकते हैं। C पॉइंट में हमारा एनाबॉलिक एजेंट्स कौन से यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली ऑक्सीमेथोलोन। इसका काम क्या होता है, ये बोन मैरो स्टिमुलेशन करवाता है, बोन मैरो स्टिमुलेशन करवाएगा तो हमारे हिमेटोपोइटिक सेल्स का प्रोलिफरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये सारे हम ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं इन अप्लास्टिक अनीमिया। लास्ट में हम और क्या चीज़ें देख सकते हैं, लास्ट में हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है पेशेंट में तो एंटीबायोटिक, फीवर हो रहा है तो एंटीबायोटिक, ये सारी की सारी ड्रग्स हम दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अप्लास्टिक अनीमिया।
सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा एक टॉपिक था हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का। इसमें से भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, जैसे डायग्नोसिस से क्वेश्चन बन जाता है इसका कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से भी इसका क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल नर्सिंग स्टूडियो है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम उसमें डेली बेसिस पे इमेज वीडियो एंड कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड करते रहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ओके, थैंक यू क्लास।